हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने यहां पर आ गया हूं। हमने इससे पहले वाली क्लास में आरएस नोमेनक्लेचर अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में करता हूं तो कैसे हम अप्लाई करते हैं, फ्लाइंग वेज फॉर्मूलाज में करता हूं तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फिशर प्रोजेक्शंस क्या हैं, और वहां हम आरएस नोमेनक्लेचर अगर डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। मैंने आपको कन्वर्जन्स, फिशर प्रोजेक्शन को अगर फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और फ्लाइंग वेज को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यह भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे बताया था। और हमने इस आरएस नोमेनक्लेचर जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक है उसकी हेल्प से होमोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, एनेंटियोमर्स, इनको प्रिडिक्ट हम कैसे कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज आपकी नॉलेज में मैं एक तो सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को यहां पर ऐड कर रहा हूं, और हम जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शंस को भी पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। हालांकि मैं भी आपको कन्फर्मर्स में साइक्लोहेक्सेन के जो चेयर कन्फर्मर्स, बोर्ड कन्फर्मर्स है, वहां पर भी मैं आपको कन्फर्मर्स बताऊंगा। तो न्यूमैन अगर मुझे प्रोजेक्शन गिवन है तो उसको मैं अगर फिशर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, और फिशर प्रोजेक्शन को अगर मैं वहां से चेक करना चाहता हूं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, डाइस्टीरियोमर है, होमोमर है, एनेंटियोमर है, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट ये जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में हम इसको आज फिनिश कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहां पे सॉहर्स प्रोजेक्शन लिखा है स्टूडेंट। तो देखिए, जो सॉहर्स प्रोजेक्शन टेक्निक है ये बिल्कुल जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन टेक्निक है वैसे ही सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम जो एक 3D मॉलिक्यूल होता है उसको 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है यहां पे 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। सॉहर्स ने क्या प्रोजेक्शन यहां पर अपना डिफाइन किया है उसको समझिए। अकॉर्डिंग टू सॉहर्स हम दो कार्बन एटम्स जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है उसको एक ऐसे डायगोनल लाइन से रिलेट कर सकते हैं, और डायगोनल लाइन में जो यहां पे बॉटम वाला कार्बन है, ये देखिए मैंने इसको यहां पे 1 मार्क कर रखा है, ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट है, और ऐसे ही जो अपर वाला राइट है, यहां पर जो कार्बन नंबर 2 है वो अपर साइड में थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट है, इसलिए ये डायगोनल एक लाइन बन गई है। नाउ ये जो कार्बन नंबर 1 है यहां पर 3 वैलेंसीज ए, बी और सी, 3 डिफरेंट एटम या ग्रुप से यहां पर कनेक्ट है, और ऐसे ही जो एटम नंबर 2 है वहां पर भी ए, बी, सी, यहां पर भी 3 एटम्स और ग्रुप से यहां पर कनेक्ट है। नाउ ये जो सॉहर्स प्रोजेक्शन है, अगर मैं इसको स्टैगर्ड और इक्लिप्स डिफाइन करना चाहता हूं तो वो हम कैसे करते हैं वो हम सबसे पहले यहां पर समझते हैं। तो देखिए, जो कार्बन 1 पर हम एटम ए देख रहे हैं और ऐसे कार्बन 2 पर हम एटम ए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट और मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। और अगर हम इनके बीच में जो C1 पर A है और जो C2 पर A है, अगर बॉन्ड एंगल देखना चाहें तो यहां पर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। कितना? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट है सॉहर्स प्रोजेक्शन में। दो सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स अगर 180 डिग्री का एंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट है। तो हम कुछ ऐसा ही न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी स्टैगर्ड अरेंजमेंट में पढ़ के आए हैं। ऐसे ही आप देखिए, एटम 1 पर बी एटम और ऐसे कार्बन नंबर 2 पर बी एटम, ये दोनों अगेन 180 डिग्री का एंगल यहां पर फॉर्म कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और ऐसे ही यहां पर C1 के ऊपर जो यहां पर कार्बन 1 पर सी एटम है, और ऐसे C2 पर भी जो सी एटम है वो भी 180 डिग्री का एंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और एकदम हम यहां पर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है सॉहर्स प्रोजेक्शन में। अच्छा, जो हमने यहां पे C1 एटम को रिप्रेजेंट किया है ये टुवर्ड्स यू है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ऐसे ही हमने जो C2 एटम को यहां पे रिप्रेजेंट किया है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो जो सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम यहां पर अगर इस प्रोजेक्शन को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे करेंगे, बॉन्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल लाइन, जैसा मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट किया, यूजुअली फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो ये जो लोअर यहां पे C1 एटम है
वो यहां पे लेफ्ट साइड में है और जो अपर C2 एटम है वो राइट साइड में है, तो इससे एक डायगोनल लाइन कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ओके, इसकी जगह अगर मैं यहां पर इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट ड्रॉ करना चाहता 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में, तो देखिए यहां मैंने इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट ड्रॉ किया है। तो देखिए ये C1 पर एटम ए और ये C2 पर एटम ए, ये हमको बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि C1 पर ए एंड C2 पर ए, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो C1A एंड C2A, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री है। ऐसे ही अगर तुम B को देखोगे तो सेम B भी आप बिल्कुल पैरेलल देख रहे हैं, और C को देखोगे तो C भी आप पैरेलल देख रहे हैं C1 और C2 कार्बन के ऊपर। तो इसलिए ये जो अरेंजमेंट है ये इक्लिप्स अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में, और ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, और जो C1 एटम है इसको हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स यू है, और जो C2 एटम है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम यू है। ओके, तो ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हमको फॉलो करना चाहिए। नाउ अब मैंने यहां पर मेंशन किया है कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन। अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला मुझे मिलता है और मैं उससे पता करना चाहता हूं कि जो न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, तो स्टूडेंट्स बेटर होगा कि आप सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिए। फॉर दिस वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, जो मैं आपको यहां पर वन बाय वन करके बताऊंगा। तो यहां पर मैंने देखिए ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है टू डिसाइड वेदर द गिवन कंपाउंड इन न्यूमैन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो मैं जब भी न्यूमैन प्रोजेक्शंस देखता हूं और मुझे यह पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो उसके लिए मैं सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करूंगा। जैसे मैंने यहां पे इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है फाइंड रिलेशन बिटवीन, आप देखिए दीज आर टू न्यूमैन प्रोजेक्शंस, और आपको यहां पर पता करना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। दे आर एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, होमोमर्स, या हम इनके अंदर कोई रिलेशन को प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको यहां पर ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं वन बाय वन जो फर्स्ट और सेकंड न्यूमैन प्रोजेक्शन है उन दोनों के लिए रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं, उसको मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। ढंग से इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट करिएगा। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां जो सबसे पहले हमको फर्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है, इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये क्लोरीन, ये देखिए। अब जब भी मैं यहां इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूंगा, हम कुछ स्टेप्स यहां पर फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को 100 हॉर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 हॉर्स। अब देखिए 100 हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो कार्बन है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है। तो जैसा भी आपको मैंने टिप दिया, इसको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करिए। यहां जो फ्रंट कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल, ये जैसे यहां पर बने हुए एज इट इज इनको ड्रॉ करिए, और ऐसे जो रियर कार्बन है उस पे हाइड्रोजन, यहां मिथाइल और यहां क्लोरीन, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये स्टेप नंबर 1 होगा। हम सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन को 100 हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन इनटू 100 हॉर्स। ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। अब जो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है उसके अंदर हमको हमेशा रेगुलर जो y है वो यहां पर दिखना चाहिए। रेगुलर y, ये रेगुलर y का क्या मतलब है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट y होता है ऐसे, ये देखिए। तो ये हमको एक रेगुलर y की तरह दिख रहा है।
लेकिन ये जो फ्रंट कार्बन पर तीनों एटम्स या ग्रुप है, ये इन्वर्ट वाई है, इन्वर्ट वाई। तो हमको इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम इस मॉलिक्यूल में फ्रंट कार्बन को रोटेट कराएंगे। तो अब जो स्टेप नंबर 2 है, रोटेशन ऑफ फ्रंट कार्बन so that regular Y will be obtained। ये आपका स्टेप नंबर 2 होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें कैसे करेंगे आप देखिए, आप इसको जो फ्रंट कार्बन है 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कराइए। तो मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट कराता हूं। तो देखिए, जब मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट कराऊंगा तो ये जो मिथाइल है 180 डिग्री पर रोटेट कराने से यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन ये यहां आ जाएगा और क्लोरीन ये यहां आ जाएगा 180 डिग्री पर रोटेशन। तो रोटेशन ऑफ फ्रंट कार्बन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, तो देखिए इससे अब मुझे ये कैसा ऑब्जर्व होगा। हमने जो रियर कार्बन है उसको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया, ये एज इट इज हो गया, और जो फ्रंट कार्बन है उसमें मैनिपुलेशन के बाद ये हमको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए, क्लोरीन बॉटम में आ गया, मिथाइल यहां आ गया और हाइड्रोजन यहां आ गया, ये देखिए। ओके, तो अब क्या तुमको ये दोनों रेगुलर वाई दिख रहे हैं क्या? यस, रियर कार्बन इज ऑलरेडी रेगुलर वाई एंड जो फ्रंट कार्बन है वो भी अब रेगुलर वाई में कन्वर्ट हो गया है, रेगुलर वाई। ये देखिए, अब ये रेगुलर वाई सॉहर्स प्रोजेक्शन में बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था? तो देखिए, अब ये जो सॉहर्स प्रोजेक्शन है इसके अंदर ये अरेंजमेंट आपको इक्लिप्स अरेंजमेंट दिख रहा है। कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है? इक्लिप्स अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हम अगर इसको टॉप से व्यू करते हैं, व्यूड फ्रॉम टॉप, व्यूड फ्रॉम टॉप, तो जब मैं इसको टॉप से व्यू करूंगा तो ये दोनों क्लोरीन अवे फ्रॉम यू जाएंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और आप फिशर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट याद करिए, फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर मेंशन करूंगा, स्टेप नंबर 3, अब ये हम फिशर प्रोजेक्शन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही हमने इसको टॉप से व्यू किया और दोनों क्लोरीन ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हैं और ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका रियर कार्बन है, तो देखिए इसका मतलब यहां पे 2 कार्बन एटम्स हैं, है ना। और जो वर्टिकल बॉन्ड है उसके ऊपर हम जहां पर भी एटम्स और ग्रुप्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उनको मेंशन करेंगे। तो मैं यहां पे क्लोरीन को सबसे पहले मेंशन कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है उसके ऊपर ये आपका फ्रंट कार्बन है, आप चाहें तो इसमें ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका एटम 2 है, ये एटम 3 है और ये एटम 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर अगर तुमने फ्रंट कार्बन जो आपका क्लोरीन जिसके ऊपर कनेक्ट है उसको हम यहां पर 2 बोल रहे हैं, तो ये आपका एटम 2 है। अब देखिए एटम 2 पर जो रिमेनिंग एटम्स और ग्रुप्स जिस तरीके से आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, आप सेम फिशर प्रोजेक्शन पे वैसे ड्रॉ करिए। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड में। और ऐसे ही जो आपका एटम नंबर 3 है, एटम नंबर 3 उसमें भी मिथाइल राइट हैंड साइड में, तो यहां मिथाइल, और हाइड्रोजन ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हाइड्रोजन। ये देखिए ये फिशर प्रोजेक्शन बन गया,
फिशर प्रोजेक्शन। ओके, अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये 2D रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉलिक्यूल का, हम यहां पर इजीली ये चेक कर सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, वेदर इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो देखिए इसमें हमको दिख रहा है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और अगर हम फर्स्ट को सेकंड से जैसे हमको रिलेट करने के लिए बोला गया है, तो उसके लिए हमको आरएस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कार्बन 2 है उसके ऊपर, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन 2 पर क्लोरीन है, मिथाइल है, H है, और इसके ऊपर यहां HCl और कार्बन का सेट बन रहा है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी इसको मिलेगी A, ये D हो जाएगा, ऊपर B होगा और ये C होगा। तो मैं A से B जाऊंगा D को बाईपास करते हुए, इसका मतलब कार्बन 2 पर ऐसे जा रहे हैं, देखिए, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। बट हाइड्रोजन जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। तो जो आंसर आ रहा है मुझे उसका उल्टा रिपोर्ट करना है। तो अभी S आ रहा है, तो 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R। ऐसे ही अब आप 3 पर आ जाइए। अगर हम 3 पर देखते हैं तो यहां क्लोरीन को A, हाइड्रोजन को D, मिथाइल को C और नीचे यहां पे B। तो A से मैं B जा रहा हूं D को बाईपास करते हुए, इसका मतलब अगेन मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, और एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब S आ रहा है, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। तो 3 पर भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे क्या है, R है, ये देखिए। तो ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कैसे है, बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा, यहां पर कार्बन 2 और कार्बन 3 पर मैंने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है उसके साथ, तो वहां पर कर लेते हैं। हां स्टूडेंट्स, जैसे ये आपको सेकंड न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन था, अब सेम टू सेम स्टेप्स यहां पर आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है, ये एटम 4 है। तो देखिए ये ऐसा ड्रॉ होगा, एटम 2 पर क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, जो जैसा है बिल्कुल सेम हमने वैसा ही ड्रॉ कर दिया है। और सिमिलरली एटम नंबर जो 3 है उसके ऊपर यहां मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है और यहां क्लोरीन है। ये देखिए, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? अब ये तो हम देख रहे हैं कि रेगुलर वाई दिख रहा है, ये इन्वर्ट वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, रोटेशन ऑफ C2 एट 180 डिग्री एंगल। तो जब तुम 180 डिग्री एंगल पर रोटेशन करोगे तो ये जो मिथाइल है ये रोटेट करके यहां आ जाएगा, क्लोरीन बॉटम में और हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो देखिए 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, अब ये दोनों रेगुलर वाई है। क्लियर? ओके। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप नंबर 3। तो इसके लिए व्यूड फ्रॉम टॉप, तो जब तुम इसको टॉप से व्यू कर रहे हो तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्लोरीन अगेन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसका मतलब फिशर प्रोजेक्शन में ये वर्टिकल बॉन्ड पर आ गए, और जो आपका एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 2, इसके ऊपर मिथाइल और हाइड्रोजन, मिथाइल लेफ्ट साइड में है, हाइड्रोजन राइट साइड में है। और ऐसे जो एटम नंबर 3 है, मिथाइल लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन राइट साइड में है। ओके,
तो यहां हम देख रहे हैं क्लियरली कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। मीसोफॉर्म है ये। और हमसे जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था वो हम अब इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो एटम नंबर 2 है उसके ऊपर ये क्लोरीन को ए प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को डी प्रायोरिटी, मिथाइल को सी प्रायोरिटी, ऊपर बी है। ए से अगर मैं बी तक जाऊंगा तो डी को बाईपास करते हुए जा रहा हूं। इसका मतलब यहां जो कार्बन नंबर 2 है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस दिख रहा है, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो 2 का कॉन्फ़िगरेशन आर। ऐसे ही आप 3 पर आ जाइए। अगर हम 3 को देखते हैं तो यहां क्लोरीन ए है, हाइड्रोजन डी है, यहां सी है और नीचे बी है। इसका मतलब अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो डी को बाईपास करते हुए जाऊंगा तो हम ऐसे मूव करेंगे। देखिए, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर मुझे रिपोर्ट करना है, हाइड्रोजन अगेन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो मुझे एस रिपोर्ट करना है। तो 3 पर कॉन्फ़िगरेशन एस हो गया। ये देखिए, नाउ यहां 2R 3R, वहां 2R 3S। इसका मतलब 3 पर तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ, लेकिन कार्बन 2 पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा, इसलिए ये एनेंटियोमर्स नहीं हो सकते। दे आर डाइस्टीरियोमर्स। क्या है ये? डाइस्टीरियोमर्स। तो आपको सी आंसर पर टिक करके आना है। फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टीरियोमर्स। आपसे अगर ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछा जाता आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करते। अभी हमसे यहां पे ये रिलेशन पूछा गया था। तो देखिए, हमने क्या टिप यहां पर सीखा। अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है और पता करना है क्या कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो बेस्ट टेक्निक है कि आप उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला तक लेके जाइए। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। फिशर प्रोजेक्शन तक जाने के लिए सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन को सॉहर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर सॉहर्स गिवन होता तो भी तुम फिशर प्रोजेक्शन तक ही आना है तुमको। ठीक है, इसका मतलब चाहे न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन हो चाहे सॉहर्स प्रोजेक्शन गिवन हो, फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स फिशर प्रोजेक्शन। और जैसे तुम फिशर प्रोजेक्शन पर आ गए तुम इजिली ये पता कर सकते हो वेदर द गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने यहां पे रिलेशन फाइंड किया। तो अब जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहां पर बनाने के लिए देता हूं, आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं, सबसे पहले आप मुझे रिलेशन फाइंड करके बताइए और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है उसमें फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अगेन वी हैव 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज और मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहता हूं वेदर दे आर एनेंटियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स और होमोमर्स। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आंसर को जरा गैस करिए। उसके बाद वापस वीडियो को प्ले करके इसके सॉल्यूशन को चेक करिएगा कि आपका क्या आंसर आया। आपको यह बताना है कि ये एनेंटियोमर्स हैं, होमोमर्स हैं या डाइस्टीरियोमर्स हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपने पॉज करके सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को बनाकर देखा होगा। अब मैं आपको इसका जो आंसर है वो बताता हूं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट है उसको यहां पर चेक करते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा अभी आपको मैंने टिप दिया, ये क्लोरीन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ऐसे ही यहां ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन। ये देखिए, अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये रेगुलर वाई है और ये मुझे पता चल रहा है कि ये इनवर्ट वाई है। इसका मतलब ये हुआ हमको जो स्टेप नंबर 2 है उसमें स्टेप नंबर 2 इसके अंदर रोटेशन करना पड़ेगा इस एटम का। तो जब मैं रोटेशन करूंगा तो ये हाइड्रोजन रोटेट करके यहां आ जाएगा। 180 डिग्री पर रोटेशन करते हैं हमेशा। और एक
थंब रूल बना लीजिए कि हम एंटी क्लॉकवाइज से रोटेशन करते हैं, जिससे कि कभी कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो जब आपने ये रोटेशन किया तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। यहां हाइड्रोजन आ गया, यहां मिथाइल आ गया और यहां क्लोरीन आ गया। ये देखिए, तो अब हमको यहां पर दोनों रेगुलर वाई दिख रहे हैं। ये भी रेगुलर वाई है एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रेगुलर वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 3। तो जो फिशर प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करोगे वो ऐसा हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको टॉप से व्यू कर रहा हूं तो दोनों क्लोरीन अवे फ्रॉम अस है। इसका मतलब ये वर्टिकल बॉन्ड पर आ गए। यहां हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन एंड मिथाइल फ्रंट कार्बन के ऊपर। ऐसे जो रियर कार्बन है उसके ऊपर हियर इट इज मिथाइल एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। तो ये तुमने स्टेप नंबर 3 में क्या कन्वर्ट कर दिया है, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप जैसे यहां एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है और ये एटम नंबर 4 है। तो जो एटम 2 है और एटम नंबर 3 है वहां आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो वहां यहां ए है, ये डी है, ये सी है और ऊपर बी है। तो देखिए ए से बी, इसका मतलब डी को बाईपास करते हुए क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, इसलिए हमको जो 2 का कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखना है वो एस लिखना है। और ऐसे ही अगर आप 3 पर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो तो क्लोरीन ए है, हाइड्रोजन डी है, मिथाइल सी है, नीचे बी है। इसका मतलब यह हुआ यहां डी को बाईपास करते हुए जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो। और क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो तो इसका मतलब अभी आर आ रहा है, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा। तो यहां पर 3 का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है या इनएक्टिव मॉलिक्यूल? तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आ जाइए हम सेकंड को देखते हैं। यहां स्टेप नंबर 2, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2। तो देखिए 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ऐसा हो जाएगा, ये फ्रंट कार्बन पे क्लोरीन, मिथाइल और यहां हाइड्रोजन, और ऐसे ये रियर के ऊपर हाइड्रोजन, मिथाइल और ये क्लोरीन। ये रेगुलर वाई और यहां इन्वर्ट वाई। इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में हम रोटेशन कराएंगे। स्टेप नंबर 2, तो ये रोटेशन करने से यहां आ जाएगा 180 डिग्री। तो जब आप रोटेशन करा दिए तो हम स्टेप नंबर 2 में 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एच, मिथाइल, क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन, यहां मिथाइल और यहां क्लोरीन। ये देखिए, और इससे हम फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों क्लोरीन अगेन यहां पर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो इसका मतलब इसका फिशर प्रोजेक्शन ये बनेगा। यहां हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल। इसका मतलब इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और अगर आप यहां कार्बन 2 और कार्बन 3 पर कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करना चाहो तो ये ए है, ये डी है, ये सी है, ए से बी जाऊंगा कार्बन 2 पर, इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो जस्ट अपोजिट आंसर मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो 2 पर हमको एस रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही यहां अगर मैं कार्बन 3 पर देखूंगा तो ए है, ये डी है, ये सी है, नीचे बी है, तो ए से मैं बी जाऊंगा डी को बाईपास करते हुए। इसका मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, आंसर उसका उल्टा। तो यहां 3R होगा। तो अपने आंसर्स को जरा चेक करिए, यही आपने आंसर्स बनाए हैं क्या? तो 2s 2s, 3s 3R, अगेन दे आर डाई स्टीरियोमर्स। ये डाई स्टीरियोमर्स हैं,
ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम जेई में ऑलरेडी स्टूडेंट पूछी जा चुकी है। बहुत सारे एग्जामिनर ने हमको न्यूमैन या सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिए और फिर उनको रिलेट करने के लिए बोला। मैं आपको वो भी एक प्रॉब्लम अटेंड करके बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर देखिए मैंने मेंशन किया है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट एन, ओ, पी एंड क्यू विद रेस्पेक्ट टू एम इज आर करेक्ट। आपको एम गिवन है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और इसको एन, ओ, पी और क्यू के साथ रिलेट करना है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस इन बोर्ड, इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा मेंशन किया है। अभी मैं इसके स्टेटमेंट भी लिखता हूं। सबसे पहले हमको इनके अंदर रिलेशन फाइंड करना है, जैसे एम को एन के साथ, एम को ओ के साथ, एम को पी के साथ, एम को क्यू के साथ। तो अब हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, सारे सॉहॉर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शंस को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेना। यह सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। यहां से हम बहुत इजीली इनके अंदर रिलेशन फाइंड कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए सबसे पहले आप m को देखिए जरा। m यहां हम देख रहे हैं कि ये रेगुलर y है, तो इसको मैं REGY रेगुलर y कर देता हूं, और ये इनवर्ट y है, तो इसका मतलब यहां रोटेशन करना पड़ेगा। तो ये रोटेशन जब आप करोगे तो ये 180 डिग्री पे रोटेशन से ऐसा हो जाएगा। देखिए ये OH, यहां H, यहां Cl, और यहां ये हो जाएगा H, यहां पे CH3 आ जाएगा और ये OH आ जाएगा। और इससे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अब ड्रॉ करेंगे व्यूड फ्रॉम टॉप। जब टॉप से व्यू करोगे तो देखिए OH और क्लोरीन ये फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे आएंगे। देखिए यहां OH आएगा, यहां Cl आएगा। ओके, और आफ्टर दिस अब इसके बाद यहां पर हम OH के साथ यहां H और मिथाइल कनेक्ट है, और ऐसे यहां OH और H कनेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ये कंफर्म कर लेता हूं कि किस टाइप का ये कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें यहां पर O को सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, ये A है। उसके बाद यहां H है, ये C है, और यहां ऊपर सेट जो बनेगा वो H और Cl का, मतलब यहां हायर प्रायोरिटी वाले एटम्स या ग्रुप्स हैं। तो हाइड्रोजन को D मिलेगा, मिथाइल को C मिलेगा, और ऊपर B है। तो देखिए A से B D को बाईपास करते हुए, इसका मतलब क्लॉकवाइज, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। तो जैसे अगर मैं यहां पर नंबरिंग असाइन करूं, 1, ये 2 है, ये 3 है। ओके, तो इसका मतलब जो एटम नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन हम रिपोर्ट करेंगे, 2 पर वो S अभी रिपोर्ट करेंगे। अब आ जाइए 3 पर। अगर हम 3 पर देखें तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, A है, फिर ये B है, नीचे C होगा, और ये D है। तो इसका मतलब A से B से C। तो अब देखिए कैसे जा रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। इसका मतलब यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3 पर, वो R रिपोर्ट करोगे। तो ये जो हमको ऊपर सॉहॉर्स प्रोजेक्शन गिवन था, यहां फिशर प्रोजेक्शन जब हमने ड्रॉ किया तो हमको 2s और 3r कॉन्फ़िगरेशन पता चल गए। अब आ जाइए n में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहां फिर वही ये रेगुलर y है और ये इनवर्ट y है। तो जब मैं इसको रोटेशन करूंगा 180 डिग्री पर, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए यहां OH आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, और यहां H आ जाएगा। अब हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फिशर प्रोजेक्शन इसका बनेगा वो ऐसा बनेगा। टॉप से इसको अगर हम व्यू करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन और मिथाइल, हाइड्रोजन यहां मेंशन करूंगा, मिथाइल ऊपर मेंशन करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन एंड मिथाइल। और इस कार्बन पर OH एंड Cl, तो OH यहां लेफ्ट साइड में, Cl राइट साइड में, और ऐसे यहां OH और यहां H। ये देखिए अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं।
तो यहां पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे तो कैसे करोगे, इसमें ये चेक कर लो। देखो आपने OH, CH3 और H इसको 2 अज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और अगर मैं इसकी जगह, अच्छा इसमें अगर मैं IUPAC के अकॉर्डिंग देखता यहां पर, तो IUPAC के अकॉर्डिंग जब मैं इसकी नंबरिंग करता तो मैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम 1, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 के ऊपर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये 3, तो बेटर होगा कि IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको 1 लिख देते हैं, यहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये 2 है, ओके, तो ये 1 पर कॉन्फ़िगरेशन आपने R डिफाइन किया, ये 1R, तो उसको चेक कर लीजिए। ये 2 पर कॉन्फ़िगरेशन S है, 1 पर हमने R डिफाइन किया है। अब मैं सेम यहां पर कर रहा हूं, तो ये 1 है ये वाला, ये, और दिस इज 2, दिस इज 3, ये देखिए। ठीक है, तो 1 और 2 पर कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है। तो सबसे पहले 1 के ऊपर ये A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, ऊपर C है। तो अब मैं A से B जा रहा हूं D को बाईपास करते हुए, ये देखिए। इसका मतलब कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और हाइड्रोजन ऑलरेडी वर्टिकल बॉन्ड पर है। तो अभी आपको जो 1 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है वो R डिफाइन करना है। ऐसे ही 2 पर आ जाइए। अगर हम 2 को चेक करते हैं यहां पे, तो 2 में ये A है, ये D है, ये C है, क्योंकि यहां हायर प्रायोरिटी मिलेगी तो ये B होगा। A से B जाना है, A से B जाना है, तो B यहां पर है, और उसके बाद C जाना है। तो देखिए ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। इसका मतलब यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 पर, वो क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो देखिए यहां 2s 1R, 1R 2s, वहां 1R 2R। इसका मतलब जो M और N हो गए, ये तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही नहीं है, डाई स्टीरियोमर्स हैं ये। तो M और N में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। चलिए अब O को जरा कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले O में हम देख रहे हैं यहां पर, ये तो रेगुलर Y है और ये इन्वर्ट Y है, तो आप इसको रोटेशन कर दीजिए, तो ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब H, ये Cl, यहां OH, यहां H, यहां मिथाइल, और हियर इट इज OH ग्रुप। अब मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बॉटम पर हम देख रहे हैं कि दोनों OH ग्रुप हमको यहां पर दिख रहे हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन में ये वर्टिकल बॉन्ड पर आ जाएंगे। हियर इट इज हाइड्रोजन एंड मिथाइल, ये वाले, और यहां हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये देखिए। क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद कहां पे हमने नंबर 1 बोला था, ये हमने नंबर 1 बोल रखा है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। देखिए नंबरिंग हर स्ट्रक्चर में सेम होना जरूरी है। अगर हम इधर 1 कर रहे हैं, उसको उधर 2 कर दिए, तो पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा। तो ये बहुत केयरफुली हमको करना है स्टूडेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं यहां अगर सबसे पहले एटम 1 को देता हूं, तो क्लोरीन को A मिलेगा, ऑक्सीजन को B मिलेगा, हाइड्रोजन को D, और नीचे यहां पर C है। तो देखिए A से B से C, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर आ रहा है, तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा। इसका मतलब मुझे 1 को R डिफाइन करना है। ऐसे ही 2 पर आ जाते हैं, तो 2 पर यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट इज A, हाइड्रोजन को D, यहां ऊपर B होगा और ये C होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ A से B जाना है, तो D को बाईपास करते हुए जाएंगे। इसका मतलब ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो अभी आंसर R आ रहा है। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो जस्ट रिवर्स आंसर वी हैव टू रिपोर्ट। तो इसलिए मुझे आंसर क्या रिपोर्ट करना है, यहां पे 2s रिपोर्ट करना है। ये देखिए, तो 1R और 2s, इसका मतलब ये हुआ M एंड O ये तो आइडेंटिकल हैं, होमोमर्स हैं ये। तो देखिए
ये हमने M और O को रिलेट कर दिया, M और N को रिलेट कर दिया। अभी भी मेरे पास P और Q जो न्यूमेरिकल प्रोजेक्शंस हैं वो यहां पर पेंडिंग है, मैं उनको यहां ड्रॉ करता हूं, ओके, और फिर हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। हां बच्चों, जैसे यहां पर जो मुझे न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन P गिवन है उसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। It is hydroxy, it is hydrogen, it is methyl, it is Cl, it is H, it is OH। ये मुझे P गिवन है। तो सबसे पहले 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, जैसा अभी आपको मैंने टिप दिया, यहां मिथाइल, यहां हाइड्रोक्सी, यहां H, यहां H, ये OH और ये Cl। ये अगेन रेगुलर Y है और ये इन्वर्टेड Y है। हमको यहां पर क्या करना है, इसको रोटेशन करना है। तो ये हाइड्रोजन को मैंने यहां रोटेशन करा दिया, OH। तो देखिए 180 डिग्री पर रोटेशन जब मैं कराऊंगा तो मैनिपुलेशन से कुछ मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा, यहां H आ गया, इट इज हियर OH एंड मिथाइल। अब अगर हम इसको व्यू करते हैं फ्रॉम टॉप तो इसका मतलब इसका जो यहां फिशर प्रोजेक्शन होगा वो ये हो जाएगा, मिथाइल एंड क्लोरीन दोनों बॉटम में हमको दिख रहे हैं। इसका मतलब वर्टिकल लाइन पर हम इनको प्लेस करेंगे। हियर इट इज H, OH, H एंड OH। अब मैं इसके अंदर यहां पे RS नॉमेनक्लेचर कर लेता हूं। ये एटम 1 है, ये एटम 2 है और ये एटम 3 है। 1 और 2 पर हमको कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले 1 के ऊपर इट इज A, इट इज B, इट इज D और यहां पे हमको C है। तो A से B से यहां C, इसका मतलब क्लॉकवाइज, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो इसलिए हम यहां पर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या मेंशन करेंगे, S मेंशन करेंगे। सिमिलरली जो 2 है उसके ऊपर इट इज A, इट इज D, इट इज C और ऊपर B है। तो देखिए A से B से C, इसका मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो मैं 2 पर कॉन्फ़िगरेशन यहां R रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए, तो मुझे M के साथ इसको भी रिलेट करना था। M 2S, यहां आप देख रहे हैं 1R के रेस्पेक्ट में यहां 1S आ रहा है और 2S के रेस्पेक्ट में यहां 2R आ रहा है। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब भी इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन में, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं, एनेंटिओमर्स। इसका मतलब हमको पता चल गया कि M और P एनेंटिओमर्स हैं। अब एक और मॉलिक्यूल मेरा लेफ्ट रह गया, उसको भी हम यहां पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मिथाइल, ये Q मॉलिक्यूल है, इट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट इज हाइड्रोजन, इट इज OH, इट इज H और इट इज Cl। ये देखिए ये आपका Q मॉलिक्यूल गिवन है। तो सबसे पहले इसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करिए। तो इट इज मिथाइल, OH, H और जो रियर कार्बन है OH, H और Cl। ये रेगुलर Y, ये इन्वर्ट Y। हमेशा आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम ट्रैक पर चल रहा है ना। तो यहां पर हम हाइड्रोजन को 180 डिग्री पर अगर रोटेशन कराते हैं तो पूरा जो रोटेशन हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में वो कुछ ऐसा हो जाएगा। रियर पर तो सेम अरेंजमेंट होंगे सभी एटम्स या ग्रुप्स के, और यहां ये हाइड्रोजन, यहां OH और यहां मिथाइल आ गया। ये देखिए, अब हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो व्यूड फ्रॉम टॉप, हमेशा ये सारे स्टेप्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करिए जैसा मैंने आपको टिप दिया है। तो इसका मतलब अब जो फिशर प्रोजेक्शन बनेगा वो ये बनेगा। देखिए मिथाइल और क्लोरीन ये वर्टिकल बॉन्ड पर है, तो यहां मिथाइल है और यहां क्लोरीन है, H, OH, OH, H। ठीक है, अब हम सबसे पहले नंबरिंग असाइन कर लेते हैं। तो यहां ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 पर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये A है, ये B है, ये D है, नीचे C है। तो A से B से C, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। तो यहां मुझे जो आंसर रिपोर्ट करना है 1 का, वो क्या रिपोर्ट करना है, वो R रिपोर्ट करना है। ऐसे 2 पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे,
इट इज ए, इट इज सी, इट इज डी, ए से बी, इसका मतलब ऐसे मूव करेंगे, ये देखिए बी ऊपर है क्योंकि, और इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, इसका मतलब 2 पर भी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या रिपोर्ट करेंगे, आर रिपोर्ट करेंगे। तो 1r 2r, यहां n के साथ अगर इसको रिलेट करना है 1r 2s, इसका मतलब ये तो डाई स्टीरियोमर्स हो गए, वेरएस हमको यहां गिवन है m एंड q आर आइडेंटिकल मतलब होमोमर, इसका मतलब सिर्फ d को छोड़कर a b c ये सारे आंसर सही हैं, a b c। आपसे यही पूछा गया था, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट n o p एंड q विद रेस्पेक्ट टू m इज आर करेक्ट, तो आपको क्या रिपोर्ट करना है, a b c। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको पूरा डिस्कशन करके बताया, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन का, न्यूमैन प्रोजेक्शन का और फिशर प्रोजेक्शन का, तो हमको एक तो कन्वर्जन यहां पर पता चल गए कि हम कैसे न्यूमैन को यहां सॉ हॉर्स या फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है वो हमको क्लियर हो गया। अब हम कुछ और यहां पर कॉन्सेप्ट्स को अपनी नॉलेज में ऐड कर लेते हैं। हां बच्चों, जैसे अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जहां नो किरेल सेंटर इज देयर बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, इट मींस दे आर डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, दे आर किरेल कंपाउंड्स। तो आपने सुना मैंने क्या बोला आपको, जब मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन बता रहा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किरेल सेंटर इज नॉट अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज अल्टीमेट क्राइटेरिया, क्या कोई मुझे बता सकता है? अल्टीमेट क्राइटेरिया हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी या डाइसिमेट्री के लिए डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए, वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, किरेल कंपाउंड है। तो यहां मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग नो किरेल कार्बन एटम मेंशन किया है। किरेल कार्बन एटम नहीं है बट फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। तो देखिए जैसा मैंने आपको भी बताया, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, द प्रेजेंस ऑफ किरेल कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नीदर अ नेसेसरी नॉर अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अल्टीमेट क्राइटेरिया या कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज किरेलिटी, दैट इज डाइसिमेट्री। ओके, तो वी हैव सम मॉलिक्यूल्स लाइक एलीन्स, एल्काइलिडीन्स, स्पाइरेन्स या बाइफिनाइल और वी कैन से डाइफिनाइल। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ किरेल सेंटर। तो मैं वन बाय वन आपको इन मॉलिक्यूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। अच्छा, सबसे पहले यहां पर मैंने एलीन्स को लिखा है जो क्यूमुलेटिव सिस्टम्स हैं। आपको जब मैं अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिवाइज कराया था उसमें मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्यूमुलेटिव सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम्स ये बताए थे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्यूमुलेटिव सिस्टम्स में बताया था जहां ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्यूमुलेटिव सिस्टम्स बिकॉज दे फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनरिटी। वो प्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेनर मॉलिक्यूल होने चाहिए। आप चाहें तो वापस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आपने नोट्स मेंशन कर रखे हैं जो मैंने आपको बताया उसको रेफर करके देखिए। अब हम यहां पे वापस एलीन्स को मेंशन करेंगे, क्यूमुलेटिव सिस्टम्स को मेंशन करेंगे, बट दिस टाइम हमारी जो कंडीशन है उसमें हम ऐसे क्यूमुलेटिव सिस्टम्स को मेंशन करेंगे जहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा ऑल क्यूमुलेटिव systems with even number of double bonds and two different atoms or groups
प्रेजेंट ऑन टर्मिनल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल क्यूमुलेटिव सिस्टम्स विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टर्मिनल एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, वहां पर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, मतलब वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होने चाहिए। देन ओनली सच टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव सिस्टम्स हम इनको ऑप्टिकली एक्टिव डिफाइन करते हैं। क्यों, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। हां बच्चों, जैसे ये मैंने यहां पर एग्जांपल में देखिए मेंशन किया है, इट इज क्यूमुलेटिव सिस्टम, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब अगर इसमें हम बॉन्डिंग देखें तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है विद वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे हम मान लेते हैं कि pz है, ऐसे ये sp हाइब्रिडाइज है, ये pz और py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मान लेते हैं, और ये sp2 है। ये देखिए इसमें फिर वही pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मान लेते हैं। नाउ अगर यहां पर pz इसके pz से ओवरलैप करता है तो ऑब्वियसली ये py और pz, इसका मतलब यह हुआ कि यहां हमेशा दो अलग अलग प्लेन्स हो जाएंगे। मतलब py और pz तो वैसे भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कोई दूसरा जैसे py ऑर्बिटल ही है। ये देखिए, तो pz pz और py py हमेशा दो डिफरेंट प्लेन्स होंगे। दो डिफरेंट प्लेन्स मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। तो इस सिचुएशन में अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, ये अगर हम एक प्लेन अज्यूम कर लेते हैं तो ये दूसरा प्लेन है, ये ऐसे परपेंडिकुलर। और इस सिचुएशन में इसलिए इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट प्लेन्स। इसकी जगह अगर तुम ऐसे एलिन्स को लेते जहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वहां पर प्लेनरिटी आ जाती, और प्लेनरिटी इसका मतलब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकते थे। इसलिए केमिस्ट ने कंडीशन ये बनाई है कि ऐसे एलिन्स जहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे। तो अब जैसे अगर ये मैं मान रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो दीज आर टू डिफरेंट प्लेन्स, और इसलिए यहां हम कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस पॉसिबल हैं। देयरफॉर इट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, हेंस हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। क्या यहां पे कोई किरेल सेंटर दिख रहा है? क्या कोई किरेल सेंटर नहीं दिख रहा है। sp2 और sp हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन देयर इज नो किरेल सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जैसे ये कार्बन पर मिथाइल और H डिफरेंट है, यहां पर भी मिथाइल और H डिफरेंट है। अच्छा, जैसे अगर ये होता, देखिए ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इट हैज टू सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स। तो इस सिचुएशन में चाहे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी है, हम इसको कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव डिफाइन नहीं कर सकते। डेफिनेटली यहां पर भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट कंडीशन में यह है कि जो टर्मिनल एटम्स हैं शुड बी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है।
क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो यहां हमेशा हमको ऐसे सिस्टम्स जो एलीन्स हैं, क्यूमुलेटिव सिस्टम्स हैं, जहां पर टर्मिनल जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, तभी हमको यहां पर डिफाइन करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट फिर भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं, हम इनको ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे? जैसे इसकी जगह यहां ऐसा होता, ये देखिए, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स हियर? कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 4 डबल बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, और इसलिए हम हमेशा इसको ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे अगर टर्मिनल एटम्स स्टीरियोजेनिक हैं, तो हैं वो यहां पर। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नो किरैल सेंटर बट किरैल कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, डाइसिमेट्रिक कंपाउंड है। ओके, तो सभी अपनी कॉपी में ढंग से इसको डिक्टेट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर केस को देख लेते हैं, एल्काइलिडीन। हाँ बच्चों, जैसे ये जो हमने एलिन्स को डिस्कस किया, अब देखिए एल्काइलिडीन्स क्या होते हैं। जैसे अभी तुमने एलीन में ये ड्रॉ किया है, ओके। हम क्या करते हैं, ये जो एक डबल बॉन्ड है, इसकी जगह यहां पर रिंग बना देते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो हम एज इट इज रखते हैं, ये एज इट इज। तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये रिंग के बाहर है, इट इज नोन एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये एल्काइलिडीन्स हैं। तो अगर हम इनका आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हम देख रहे हैं यहां पर इथाइलिडीन ग्रुप है और साइक्लोहेक्सेन, एल्काइलिडीन, इथाइलिडीन, साइक्लोहेक्सेन, और जो साइक्लोहेक्सेन है उसके भी कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इथाइलिडीन 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वी हैव टू राइट इट्स आईयूपीएसी नेम इन दिस मैनर। तो दिस इज एल्काइलिडीन। तो यहां पर भी जो टर्मिनल एटम्स हैं, जैसे एक तो इसको देखिए मिथाइल और एच, और एक इसको देखिए मिथाइल और एच, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं, तो सच टाइप ऑफ एल्काइलिडीन्स अगेन ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें भी हम यही डिफाइन कर सकते हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अल्टीमेट क्राइटेरिया यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर देखना पड़ रहा है। किरैल सेंटर तो हम यहां पर देख ही रहे कि यहां पर किरैल सेंटर नहीं है, ओके। तो नो किरैल सेंटर, ओके। इसकी जगह स्पाइरेंस या स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो, इसका मतलब 1 कार्बन इज कॉमन फॉर 2 रिंग्स। तो देखिए यहां पर अब जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हमको दिख रहे थे, हम उनको रिमूव करके रिंग्स बना देते हैं। तो देखिए स्पाइरो ऐसे दिखेगा, ये देखिए, ये इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं। तो हियर इवन नंबर ऑफ रिंग्स इफ प्रेजेंट इन स्पाइरो कंपाउंड्स, देन दे आर ऑल्सो ऑप्टिकल एक्टिव। और कंडीशन यहां पर भी वही है कि जो टर्मिनल एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स यहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। ये देखिए, मिथाइल एंड एच बोथ आर डिफरेंट, मिथाइल एंड एच बोथ आर डिफरेंट। तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स, इसकी जगह जैसे ऐसा होता,
ये देखिए, हाउ मेनी रिंग्स, 4 रिंग्स आर देयर, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। बिकॉज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाइफेनाइल्स का। सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर केस 4 में मैंने बाइफेनाइल्स को लिखा है। बाइफेनाइल्स इट मींस 2 फिनाइल रिंग्स। ये देखिए, ये बाइफेनाइल है। अगर मैं इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालूं sp2, इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है। और अगर ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब यहां पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट। तो फिर हम कौन से बाइफेनाइल्स को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे? तो जरा सुनिए। बाइफेनाइल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब हम इन 2 कंडीशंस को किसी भी बाइफेनाइल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। कंडीशन 1, ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज नीदर रिंग शुड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अब इस बाइफेनाइल को देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं इस रिंग के ऊपर ए और बी एटम्स हैं, और दूसरी रिंग में भी पैरेलली ए और बी एटम्स दिख रहे हैं। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। बोथ रिंग्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसलिए हम इसको तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? तो देखिए, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती, बोथ रिंग्स यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ए और बी, बट दूसरी रिंग पर अब सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो गया। अगर यहां ए है तो दूसरी रिंग पर यहां बी है। इसका मतलब यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए। बोथ रिंग्स डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर यहां हम ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, अभी कंडीशन 2 भी है। देखिए क्या, हमने जो भी यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को यहां पर प्लेस कर रखा है, वो हमेशा बाइफेनाइल में ऑर्थो पोजीशन पे कर रखा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? कंडीशन 2, बोथ रिंग्स शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन। तो देखिए इससे क्या होगा, जब ये ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पर, और अगर इनके साइज बड़े हैं, तो देखिए जैसे ये sp2 और प्लेनर, अगर ये बहुत बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन होगा इफ प्लेनर। और ऑब्वियसली स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, ये किसी भी तरीके से जो बॉन्ड है वो ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये देखिए, ये रोटेशन हो गया, और इससे क्या हुआ, अब दोनों रिंग्स प्लेनर की जगह क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर हो गई तो हम इसमें अब प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होने जरूरी है। अगर ये ऑर्थो की जगह मेटा या पैरा पे होते, तब तो इनके बीच में रिपल्शन का कोई चांस ही नहीं था। तो इसलिए हमने कंडीशन नंबर 2 में लिखा है कि ओनली सच टाइप ऑफ बाइफेनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव जहां पर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। एंड वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, नोट में मैंने लिखा है द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव अ लार्ज साइज। अगर स्मॉल साइज वाले हैं तो लार्ज साइज में कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे? जैसे नाइट्रो ग्रुप, इट इज वेरी बल्की, SO3H, इट इज वेरी बल्की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज वेरी बल्की। ये देखिए, तो दीज आर वेरी बल्की ग्रुप्स जिनका साइज बहुत बड़ा है। तो अगर सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बाइफेनाइल रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंडीशन में रख सकते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है वो लिख के बता रहा हूं। हां बच्चों, जैसे सबसे पहले तो ये जो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहे हैं बाइफेनाइल्स में, इस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम ये भी नाम देते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अबव टाइप ऑफ बाइफेनाइल्स आर ऑल्सो नोन एज अट्रॉप आइसोमेरिज्म। ये अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। जैसे ये देखिए, जो मैं आपको बहुत ही फेमस और पॉपुलर एग्जांपल बता रहा था, हम इसमें देख रहे हैं कि एक रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक और नाइट्रो ग्रुप लगाए, ऐसे दूसरे ग्रुप पर भी अपोजिट साइड में नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं। इसको डाई नाइट्रो डाइफेनिक एसिड बोलते हैं। और यहां नो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिकॉज ऑफ बल्कीनेस, ये दोनों रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन हैं, आउट ऑफ प्लेन। तो बिकॉज ऑफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ऑप्टिकल एक्टिव बाइफेनाइल बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर एग्जांपल है। तो एट्रॉप आइसोमेरिज्म में जैसे ये देखिए, सल्फोनिक ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी बल्कियर ग्रुप है, तो यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगे हुए दोनों रिंग्स में अपोजिट साइड में, सो दैट दोनों रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन हो गई और इसलिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर, हेंस ऑप्टिकल एक्टिव बाइफेनाइल। तो मुझे लगता है ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए, एलीन्स के, एल्काइलिडीन्स के, स्पाइरेंस के एंड बाइफेनाइल्स के, ये हमको हमेशा अब ध्यान रहेंगे। यहां से डायरेक्ट आपको जेई में, नीट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है या कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल एटम्स या ग्रुप्स हैं एलीन्स में, एल्काइलिडीन्स में, स्पाइरेंस में, वो डिफरेंट होने चाहिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होने चाहिए, ओके। और बाइफेनाइल्स के केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, बल्कियर ग्रुप्स होने चाहिए, देन ओनली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सॉहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, इनके कन्वर्जन से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को आज अटेंड किया। और ये कुछ ऐसे हमने मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जो किरेल सेंटर नहीं है बट ऑप्टिकली एक्टिव या किरेल कंपाउंड्स हैं, डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। तो ये हम ढंग से फॉलो करें। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर यहां पर होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसमें मैं आपको सेंटर और सिमेट्री से रिलेटेड और कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स को वहां पर डिस्कस करूंगा और हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। और फिर हम जाएंगे कन्फर्मर्स, जिसमें हम मेनली साइक्लोहेक्सेन के जो चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मर्स है उसको और डिस्कस करेंगे, ओके।